हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन इस प्रकरण पर अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आपको बताई। आप जानते हैं कि जैसे हमने चर्चा की थी कि जो भारत के द्वारा तैयार माल था वो उसकी मांग घट रही और जो कच्चा माल था उसकी मांग लगातार बढ़ रही थी। ये हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोगों को बताया था। क्या बताया था कि 1812 से लेकर 1871 के बीच जो कच्चा माल था उसकी मांग बहुत अधिक बढ़ रही थी। आपको हमने बताया था कि 5% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई थी, 35% तक हो गई। ठीक, तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत और जो ब्रिटिश, जो इंग्लैंड, उसके बीच जो व्यापार होता था वो हमेशा इंग्लैंड के पक्ष में था। किसके पक्ष में रहता था? इंग्लैंड के। ठीक, इंग्लैंड उस फायदे से जो भारत के साथ व्यापार करने से उसको हो रहा था, उस फायदे को वो अन्य देशों के साथ जो व्यापार में उसको घाटा हो रहा था उससे पूरा करता था। जो वस्तुएं भारत से कहाँ जाती थी? इंग्लैंड जाती थी, उनकी कीमत कम होती थी, और जो वस्तुएं इंग्लैंड से भारत आती थी उनके दाम बहुत अधिक होते थे। यानी कुल मिला के आपको ये समझना है कि इंग्लैंड हमेशा भारत के साथ व्यापार करने के फायदे में ही रहता है। एक लाइन मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ सी आई। यानी इंग्लैंड के औद्योगिक वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय बाजारों में देने को मिलने लगी थी। ठीक, आप जानते हैं कि औद्योगिकरण कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। और औद्योगिकरण में आप ये भी जानते हैं कि औद्योगिकरण में बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया गया था? वस्तुओं का निर्माण किया। तो औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? उद्योगों की। अब उस निर्मित माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी और भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए वो बाजार के रूप में इंग्लैंड उसको प्रयोग कर रहा है। तो भारत के बाजार में इंग्लैंड की जो वस्तुएं थी उनकी क्या आ गई थी? हर तरफ इंग्लैंड की वस्तुएं दिखाई देती। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न या कच्चे मालों का निर्यात में इजाफा हो रहा है। यानी भारत के साथ ये व्यापार बढ़ रहा है। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से ज्यादा होती। यही हम लोग आपको बताते हैं कि जो वस्तुएं निर्मित भारत में होती थी, अगर हम उसको इंग्लैंड भेज देते, उन वस्तुओं का निर्यात कर देते तो उनकी कीमत कम थी, और जो वस्तुएं इंग्लैंड से भारत आ रही थी उनकी कीमत अधिक थी। तो जनरली आपको यही समझना है कि भारत के साथ व्यापार में इंग्लैंड हमेशा फायदे में रहता, उसे हमेशा क्या होता था? लाभ होता था, और उस लाभ का प्रयोग वह अन्य देशों के साथ व्यापार में होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए करता है। ठीक, आपकी बुक में बेटा ये उस समय के भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापारिक मार्ग दिखाए गए हैं। ठीक, ये भारत है। भारत का मछलीपट्टनम, मद्रास, गोवा, सूरत, ठीक, हुगली यानी कोलकाता उस समय के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, और यहाँ से विदेशों को क्या किया जाता था? आयात और निर्यात इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से होता था। और इसके अंदर आपको एरो नीले कलर के एरो लाइन दिखाई दे रही है, वो जलीय मार्ग को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी भारत और विश्व के अन्य देशों के
जलीय मार्ग है वो इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। नीचे लिखा है कि 17वीं शताब्दी के अंत में भारत का शेष विश्व से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग, यानी भारत और अन्य विश्व के बीच जो व्यापारिक मार्ग है उनको इस चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। आगे आपको समझना है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। महायुद्ध, ठीक, नाम से पता चल रहा है एक से ज्यादा युद्ध हो रही तो युद्ध ही बहुवचन है। तो आप जानते हैं कि विश्व में अब तक 2 महायुद्धों का सामना हो चुका है, यानी विश्व को, संपूर्ण विश्व को 2 महायुद्ध झेलने पड़ चुके हैं। अब तक आप लोग ये जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध समय आपको पता है बेटा 1914 से लेकर 1900। द्वितीय विश्व युद्ध, इसका पीरियड भी आपको पता है 1939 से लेकर 1945। ठीक, हम प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आपको ये भी पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 2 गुटों के बीच हुआ था। उन गुटों के नाम और उनमें शामिल देशों का जिक्र हम लोग कर चुके हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो 2 गुट भाग ले रहे थे, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था त्रिमैत्रिक गुट, और इसी के बीच क्या हुआ था ये युद्ध। और ये मुख्यतः यूरोप की भूमि पर लड़ा है, यानी यूरोप के देशों के बीच और वही यानी उनकी भूमि पर ये लड़ा गया था। तो बेटा अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप सोच रहे होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच या किन किन गुट देशों के बीच हुआ। तो जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट थे, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो 2 गुट थे वो कौन कौन से गुट थे आप लोग समझेंगे। एक था धुरी राष्ट्र और दूसरा गुट था मित्र राष्ट्र गुट। ठीक, यानी मित्र राष्ट्र तो प्रथम विश्व युद्ध से चला रहा था, वो ही वाला गुट था। अब धुरी राष्ट्र में कुछ वो राष्ट्र थे जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे। अब मैं आपको बता देता हूं कि धुरी राष्ट्र गुट में कौन कौन से देश शामिल थे। एक था जर्मनी, एक था इटली और दूसरा था जापान। यानी ये तीनों राष्ट्र केंद्र में थे और इनके अतिरिक्त अन्य लोग जो इनकी विचारधारा को मानते थे वो इस गुट में शामिल होते थे। और मित्र राष्ट्र गुट में कौन से देश थे, वही देश जो प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े चले आ रहे थे। कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस, एक यानी मित्र राष्ट्र इन देशों का गुट था और धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान। ठीक, इन तीनों राष्ट्रों ने मिलकर एक गुट बनाया था जिसको धुरी राष्ट्र गुट कहलाता रहता था और ये मित्र राष्ट्र गुट था। और इन दोनों गुटों के बीच ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक, अब द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बीच, क्योंकि आपके लाइन है कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, यानी इनके बीच 1918 से लेकर 1945 के बीच का जो समय है उसमें अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का अध्ययन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मैं 2 लाइन स्पष्ट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझेंगे कि पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? यूरोप में लड़ा गया था, क्योंकि इसमें अधिकतर यूरोपीय राष्ट्र शामिल थे। लेकिन इसके असर सारी दुनिया में देखने को मिलने लगे। युद्ध बेशक यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन प्रभाव संपूर्ण विश्व पे था, ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम है विश्व युद्ध। तो कहीं ना कहीं विश्व के अधिकतर राष्ट्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस अध्याय में हम उन चीजों पर विचार कर रहे हैं, हम उन चीजों पर अध्ययन कर रहे हैं जिनकी दृष्टि में एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को ऐसे संकट में धकेल दिया जिससे उभरने में दुनिया को 3 दशक लग गए। कितने का समय लगा? यानी 30 वर्ष का लगा, क्योंकि 1 दशक का मतलब होता है 10 वर्ष की अवधि। क्योंकि इस विश्व युद्ध ने संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को एक चिंता के सामने चिंता की लकीरें खींच दी थी, और जिससे निकलने के लिए लगभग हमें 3 दशकों का लंबा समय लगा। ठीक, कितने दशकों का? 3 दशकों का। अब युद्धकालीन रूपांतरण, आपको प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से राष्ट्र थे, पहला ग्राफ में यही बताया गया है, ये हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे आप देखेंगे कि मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध कभी पहले नहीं लड़ा गया था। कितना भयंकर, जितना पीड़ादायक ये युद्ध था, ऐसा युद्ध इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। ठीक, इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र जूझ रहे हैं। यानी प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया के जितने औद्योगिक राष्ट्र थे, जिन्होंने औद्योगिक विकास किया था, जिसने अपने यहाँ उद्योगों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया था, वो राष्ट्र इस प्रथम विश्व युद्ध में जूझ रहे थे या भाग ले रहे थे। ऐसा मान लीजिए इन औद्योगिक राष्ट्रों के बीच ही प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। आगे उसने कहा है कि यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध, आप याद रखेंगे, पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध। बेटा किसे कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध को कहा जाता है। आप याद रखेंगे, आपसे बेटा पूछा जा सकता है पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध ठीक किसे कहा जाता है, तो बेटा आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध को। अब आपसे इसका समय भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसका समय भी बताएंगे। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का भयानक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। यह युद्ध बहुत ही हानिकारक था, क्योंकि इस युद्ध में बड़े बड़े हथियारों का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। इन सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी, क्योंकि जिस स्तर पर ये युद्ध लड़ा गया वो उद्योगों की युद्ध थी। उसका निर्माण किसी न किसी उद्योग में किया गया था। ठीक, इसलिए हम इस युद्ध को औद्योगिक युद्ध भी कहते हैं। युद्ध के लिए दुनिया भर के असंख्य सिपाहियों की भर्ती की गई थी। युद्ध लड़ने के लिए संपूर्ण विश्व में बहुत बड़े पैमाने पर सैनिकों की क्या की गई थी? भर्ती की गई थी, और उनको रेलगाड़ियों के द्वारा युद्ध मोर्चों पर लड़ने के लिए पहुंचाया गया था। अब इतना विनाशक युद्ध था कि
इस युद्ध में 90 लाख से ज्यादा क्या मारे गए थे, लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। ठीक, तो आपको याद रखना है इस युद्ध में 90 लाख लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई और 2 करोड़ लोग घायल हुए। ठीक है बेटा, तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई थी और उससे ज्यादा लोग क्या हुए थे, इस युद्ध में घायल हुए थे। आगे इसमें आपको बताया कि मृतक, अब आप खुद ही सोचिए, जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई होगी तो जो कामकाजी पुरुष है उसकी मात्रा में क्या आ गई होगी, उसकी संख्या में गिरावट आ गई होगी। क्योंकि जो पुरुष वर्ग था वो अधिकतर युद्धों में झोंक दिया गया था, उसको युद्धों में भेज दिया गया था। तो अब जब युद्ध के लिए पुरुष लोग चले जाएंगे तो घर के परिवार का पालन पोषण किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, महिलाओं की। तो ऐसी ही परिस्थिति उस समय वहां बनी, क्योंकि अधिकतर जो पुरुष वर्ग था वो युद्ध में भाग ले रहा था, युद्ध मोर्चों पे था। तो घर की जिम्मेदारी ठीक किसके पास थी, महिलाओं के पास। ऐसे समय में महिलाओं ने घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर उद्योगों में काम करना भी क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। आप स्पष्ट करेंगे कि युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया और युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे समाज में बदलाव किए गए। ठीक, क्योंकि उद्योगों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया, किस प्रकार, विश्व युद्ध को देखते हुए, यानी उद्योगों को वो वस्तुएं उद्योगों में तैयार की जाएगी या जा रही हैं या थी, आप जो भी समझेंगे, जो युद्ध में जरूरत हो, यानी युद्ध की आवश्यकता को पूरा करने वाली वस्तुओं के निर्माण किया जाने लगा। अब उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों को ही काम का माना जाता था। यानी ऐसे काम जो केवल पुरुष करते थे, ठीक, उन कामों को संभालने के लिए महिलाओं को घर से बाहर आना पड़ा। क्यों आना पड़ा, ये आप जानते हैं बेटा, क्योंकि जो पुरुष वर्ग था वो युद्ध भूमि में था, युद्ध मोर्चों पे था और पुरुषों की गैर मौजूदगी में उन कार्यों के निर्वहन के लिए महिलाओं को आगे आने पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध में अधिकांश पुरुष वर्ग युद्ध में घिरे हुए थे और जिस वजह से महिलाओं को इस ओर आगे बढ़ना पड़ा। आगे बताया है कि युद्ध के कारण दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट अलग हो। क्यों? अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। ठीक, जो पहले एक दूसरे के व्यापारी यानी सहयोगी थे, एक दूसरे से व्यापार करते थे, आज इस युद्ध के कारण उनके बीच वैमनस्य उत्पन्न हो गया था, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई थी और वो एक दूसरे से बदला लेने